नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं, आप आज हम सब पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि व्याकरण शिक्षण की विधियाँ पढ़ने के लिए मैं तो कहूँगा किसी भी विधा की विधियाँ पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उस विधा की सारी विधियों को एक जगह लिख लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कौन कौन सी विधियाँ इसमें काम आ रही है। तो मैंने आपके सामने ये सारी विधियाँ लिख दी है व्याकरण शिक्षण की। तो सबसे पहले हम इनकी एक एक का अध्ययन करेंगे और ये दिमाग में ये इमेज बनाएंगे कि इस विधि का क्या उपयोग है और ये किस तरह उपयोगी है और कौन सी मनोवैज्ञानिक है, कौन सी वैज्ञानिक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्यतिरेक विधि की। व्यतिरेक का अर्थ होता है तुलना करना। तुलना करना, इसलिए इस विधि को तुलनात्मक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में ये शुरू की 3 विधि द्विभाषा विधि है, द्विभाषा सीखने की विधि है। तो व्यतिरेक विधि भी द्विभाषी होती है। तो इस व्यतिरेक विधि में तुलना करके सीखा जाता है। जैसे अपन हिंदी पढ़ा रहे और द्विभाषा है संस्कृत, तो संस्कृत सीखने के लिए हम उन दोनों की तुलना कर देते हैं। जैसे हिंदी में 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 13, तो बच्चे को ये बता दिया जाता है कि 2 स्वर अलग से याद कर लो, 11 तो सेम है ही और 2 अलग। तो इस तरह उनकी तुलना करके जो सेम चीज है दोनों में, उसको हटा के अलग चीज को बता दिया जाता है। इस प्रकार इसकी तुलना करके व्याकरण शिक्षण किया जाता है। ये विधि बच्चे के लिए उपयोगी है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है ये, ठीक है। और द्विभाषी विधि है, द्वितीय भाषा अध्ययन की विधि है। अब बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि की। व्याकरण अनुवाद विधि भी द्विभाषा विधि है, द्वितीय भाषा को सीखने की विधि है। इसमें क्या किया जाता है, द्विभाषा को सीखने के लिए द्वितीय भाषा का प्रथम भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। जैसे अपन 5वीं 6ठी क्लास में देखा करते थे, कोई कहानी वगैरह याद करते थे, वंस अपॉन ए देयर वाज ए क्रो, तो उसको अपन क्या करते थे, अपने अध्यापक उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते थे, जिससे हमें ये पता चल जाता कि इसको याद कैसे करना है। जैसे ONCE वंश को हिंदी में लिख दिया जाता था। इस तरह इसमें व्याकरण अध्ययन किया जाता है, व्याकरण शिक्षण किया जाता है। तो इसमें द्विभाषा को द्विभाषा में लिख दिया जाता है। अब ये क्या रटने पर बल देती है, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। व्याकरण शिक्षण क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरी है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि व्याकरण अनुवाद शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, सबसे पहले तो प्रत्यक्ष विधि चर्चा में कब आई। प्रत्यक्ष विधि 1901 में फ्रांस में आई। सबसे पहले कमेनियस महोदय ने बताया, कमेनियस महोदय को सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की आवश्यकता महसूस हुई, तो इन्होंने 1901 में फ्रांस में इसका विकास किया गया। और इंडिया में इस विधि को मुंबई में फ्रेजर महोदय ने और बंगाल में टिपिंग महोदय ने विकसित किया 20वीं सदी में। तो ये चीजें तो अपन को बुक्स में मिल जाती है और डाटा एज इट इज मिल जाता है, इसलिए इसको याद कर पाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है प्रत्यक्ष विधि होती क्या है और इसमें क्या किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई गई और इसमें यह किया जाता है कि व्याकरण शिक्षण को क्लास में न पढ़ाकर उसको बच्चों को ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिसको व्यवहारिक रूप से सीख सके। जैसे उनको व्याकरण नहीं सिखाई जाती है और उनको जैसे विशेषज्ञों के साथ मिला दिया जाता है, तो वह श्रवण और अनुकरण के द्वारा व्याकरण का अध्ययन कर पाता है। इसीलिए ये प्रत्यक्ष विधि है। और प्रत्यक्ष विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। जैसे अपन देखते हैं कि अपने क्रिकेटर होते हैं, ये बिना पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इंग्लिश बोल पाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही होता है, क्योंकि उनके अनुकरण और श्रवण के द्वारा इतना विकास कर लेते हैं कि वो लैंग्वेज को सीख जाते हैं। अब चौथी बात तो तीनों विधि हो गई द्विभाषी विधि। अब आती है पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक में लिखे बड़े बड़े शब्दों को रटा दिया जाता है, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। पाठ्यपुस्तक विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। पाठ्यपुस्तक विधि है मनोवैज्ञानिक है। तो ये ज्यादा काम की नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे को रटने की
विधा पर ध्यान दिया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं हम पांचवी और छठी विधि की। बेसिकली पांचवी और छठी विधि एक साथ चलती है और सारी सब्जेक्ट में चलती है, इसलिए हम यहाँ इसको डिटेल में जानकर इसके शिक्षण सूत्रों की बात करेंगे, क्योंकि आगमन और निगमन विधि सारी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं और अपने दिमाग में बस ये बैठाना है व्याकरण शिक्षण में, ये हिंदी में व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि और निगमन विधि काम आती है। तो आगमन विधि को के लिए मैं आपको शिक्षण सूत्र बता देता हूँ इसके। तो इसके शिक्षण सूत्र 5 होते हैं। पहला है उदाहरण से नियम। उदाहरण से नियम, अब इसको याद करने के लिए आगमन में ए आता है, उदाहरण में वो आता है, तो इस तरह ये याद रह जाएगी। अब इसी से हम चारों नियम, बाकी के चारों नियम निकालेंगे। उदाहरण क्या होते हैं? उदाहरण मूर्त रूप होते हैं। उदाहरणों का क्या होता है? मूर्त रूप होता है। उदाहरण विशिष्ट होते हैं। उदाहरण विशिष्ट होते हैं, उदाहरण ज्ञात होते हैं। तो इस तरह हम इन शिक्षण सूत्रों को याद कर सकते हैं। मूर्त से तो कहां जाएगी? अमूर्त में जाएगी। विशिष्ट से सामान्य में जाएगी। ज्ञात से अज्ञात में जाएगी। और उदाहरण स्थूल होते हैं। उदाहरण बड़े ही होंगे उदाहरण, तो स्थूल से सूक्ष्म। तो इस तरह आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है उनको हम इस तरह याद कर लेते हैं। उदाहरण से नियम याद रख लेना, फिर उदाहरण मूर्त रूप होते हैं, उदाहरण विशिष्ट होते हैं, उदाहरण ज्ञात होते हैं, उदाहरण स्थूल होते हैं। तो ये 5 शिक्षण सूत्र याद हो जाएंगे। और आगमन विधि की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद आती है निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि का बिल्कुल अपोजिट है। ये शिक्षण सूत्र है आगमन विधि के ये है, और निगमन विधि के लिए इनको उल्टा कर दिया जाता है। तो निगमन विधि क्या हो जाएगा? नियम से उदाहरण, अमूर्त से मूर्त, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात और सूक्ष्म से स्थूल। अब क्या है, निगमन विधि आगमन विधि की तरह अच्छी नहीं है, इसलिए इसको निगमन विधि क्या है? अमनोवैज्ञानिक। निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक। लेकिन अपने एग्जाम में आता है कि व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो ऑब्वियसली आगमन विधि होगी। लेकिन ऑप्शन में आता है कि आगमन विधि अलग ऑप्शन में, आगमन निगमन अलग में, और एक में निगमन है। तो करेक्ट आंसर होगा आगमन निगमन दोनों विधि, क्योंकि कोई विधा हम पढ़ा रहे हैं तो आगमन के साथ उसमें निगमन का मेल हो जाए तो वो बेस्ट विधि होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? आगमन विधि। लेकिन ऑप्शन में आगमन निगमन आए तो आगमन निगमन करेक्ट है। तो हम अगली बात करते हैं समवाय विधि की। समवाय का मतलब होता है साथ साथ समूह में। साथ साथ समूह में मतलब क्लास में रचना, कहानी, पद्य, गद्य पढ़ाते समय व्याकरण शिक्षण को भी पढ़ा दिया जाता है। अवसर के अनुकूल व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। और भाषा सिखाने के लिए समवाय विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है और सबसे अच्छी विधि है। इसमें भाषा का प्रासंगिक ज्ञान होता है। प्रासंगिक का मतलब होता है टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अपन कोई रचना कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें एक शब्द आया जैसे अप्रत्याशित, तो उस कहानी को पढ़ाते समय इस शब्द को भी बता दिया जाता है कि इसमें ए उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, आशा शब्द है और एक प्रत्यय है। तो इससे उपसर्ग प्रत्यय का भी ज्ञान हो जाता है। लेकिन इस विधि का एक कमी ये है कि इसमें जो रचना होती है उससे, उस पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो रचना है उससे ध्यान भटक जाता है और इस व्याकरण की तरफ चला जाता है। तो इसकी कमी यही है। वैसे विधि मनोवैज्ञानिक है, विधि मनोवैज्ञानिक है और अच्छी विधि है, और इससे रचना और गद्य पद्य के साथ व्याकरण का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार ये समवाय विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। अब 8वें नंबर पे है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, संसर्ग का मतलब होता है साथ में। तो भाषा संसर्ग विधि के अनुसार कहा जाता है कि आप व्याकरण का ज्ञान न देकर भाषा विशेषज्ञों के साथ सत्संग संसर्ग करा दीजिए। मतलब बच्चे को भाषा विशेषज्ञों के साथ रख दिया जाता है, जिससे वो श्रवण और अनुकरण के द्वारा व्याकरण का ज्ञान कर पाते हैं। तो इस प्रकार ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता, मतलब कक्षा में व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता और व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान हो पाता है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए इसे
क्योंकि इसमें व्याकरण का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए इसे अव्याकृति विधि कहते हैं। और व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान होता है और सैद्धांतिक ज्ञान नहीं हो पाता है। अपन ने पढ़ी व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान तो हो जाता है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता। और भाषा संसर्ग विधि में क्या है, व्यवहारिक ज्ञान तो हो जाता है लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान नहीं हो पाता। एक बार क्वेश्चन पे आया था कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है, तो वो है अव्याकृति विधि। इसके बाद एक विधि और रह गई अपनी सूत्र विधि। सूत्र विधि बेसिकली संस्कृत से आई है, और जो संस्कृत से आई है इसमें पहले नियम बता दिया जाता है, फिर इस नियम से रिलेटेड सूत्र बता दिया जाता है, और जिससे बालक में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसलिए यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है और हिंदी में ज्यादातर काम नहीं आती है, ज्यादातर संस्कृत में काम आती है। संस्कृत में अपन संधि पढ़ाते हैं तो ये बता दिया जाता है कि a प्लस बराबर a होगा, तो बालक उसी हिसाब से सारे उदाहरणों को निकाल सकता है और आंसर का हल निकाल सकता है। इसलिए हिंदी में ज्यादातर काम नहीं आती, संस्कृत में ही ये काम आती है, इसलिए ये हिंदी में मनोवैज्ञानिक विधि है। तो अब हम बात करते हैं कि व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और उनका क्रम क्या है। तो बात करते हैं कौन सी विधि अच्छी है। तो अपन ने सबसे पहले बात की थी, ये मनोवैज्ञानिक है, ये अमनोवैज्ञानिक है, ये प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक है, पाठ्य पुस्तक अमनोवैज्ञानिक है, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, निगमन अमनोवैज्ञानिक है, समवाय विधि मनोवैज्ञानिक है, भाषा संसर्ग विधि मनोवैज्ञानिक है, और सूत्र विधि अमनोवैज्ञानिक है। तो सबसे पहले अच्छी विधि की बात करें तो अमनोवैज्ञानिक को तो हटा दो, ये हट गई, ये हट गई, ये हट गई, ये हट गई, और अब हम इनका क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले अच्छी विधि कौन सी है, आगमन विधि। आगमन विधि को मैं 5 नंबर से लिख रहा हूं। आगमन विधि 5 नंबर पे है ना, तो आगमन विधि सबसे अच्छी विधि है। व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, आगमन विधि। दूसरे नंबर पे आती है समवाय विधि, 7 नंबर समवाय विधि। आगमन के बाद कौन सी सबसे अच्छी विधि कौन सी है, समवाय विधि। समवाय विधि के बाद आती है पहले नंबर की व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि के बाद अच्छी विधि है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि आ रही है 8 नंबर पे। उसके बाद आती है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि 3 नंबर। तो आप देखिए अमनोवैज्ञानिक विधि 4 विधि थी, ये हटा दी, ये हटा दी, निगमन हटा दी और सूत्र विधि हटा दी। इन पांचों में अच्छी विधि का ये क्रम है। सबसे पहले आगमन विधि, दूसरे नंबर पे समवाय विधि, तीसरे नंबर पे व्यतिरेक विधि, तीसरे नंबर पे व्यतिरेक विधि, चौथे पे भाषा संसर्ग और 5वें नंबर पर प्रत्यक्ष विधि। तो इस प्रकार हम अपने दिमाग में इन व्याकरण शिक्षण की सारी विधियों का एक इमेज बना सकते हैं, और इस तरह इमेज बनाएं तो हमारे दिमाग में एक फोटो मेमोरी अच्छी हो जाती है और इस तरह ही याद रह जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि आप इस तरह इन विधियों को पढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी विधि पसंद आई होगी, और अगली विधियों की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। व्याकरण शिक्षण की विधि हमने ये बात की। तो बहुत बहुत धन्यवाद।